नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्ज़ाम में। आप लोगों के लिए जो बिहार एसएससी, बीपीएससी और ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम का बूस्टर डोज लुसेंट सामान्य ज्ञान चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोग कर रहे थे पेज बाई पेज विश्व का भूगोल। इससे पहले बायोलॉजी और भारत का भूगोल समाप्त हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो में आज जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा। और साथ ही साथ जैसे क्लास में डेली क्लास कराया जाता है, उसी क्लास को आपको यहाँ पर समझाते हुए और समझते हुए क्लास को कराया जा रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और पूरे वीडियो को देखने के बाद आप अपना कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आइए आज चलेंगे चैप्टर नंबर 3 पे सीधे, और सुनिएगा जो सारे लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे। कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद तीसरा नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। तो पहले हो जाए पिछला क्लास के से मुलाकात। पिछला क्लास में हम लोग कहाँ से पढ़े थे? सौरमंडल के पिंड ना, चंद्रमा हुआ था पिछला क्लास। चलिए ज़रा बताइएगा कि चंद्रमा जो है किसका उपग्रह है? पृथ्वी का है। लिबनिट्ज पर्वत किस पर है? चंद्रमा पर। दक्षिणी ध्रुव का है। हाँ, जीवाश्म ग्रह किसको कहा जाता है? चंद्रमा को सर। चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग नहीं देखा जा सकता? 43%। हाँ, चलिए बताइएगा सुपर मून क्या होता है? चंद्रमा के निकट में 2 बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आ जाए उसको सुपर मून कहते हैं। ब्लू मून क्या होता है? दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून। हाँ, जब एक ही महीना में 2 गो पूर्णिमा हो जाए तो दूसरा पूर्णिमा हमारा क्या कहता है? ब्लू मून कहलाता है। और एक मून ईयर भी होता है। क्या होता है मून ईयर? सर एक साल में एक महीने से ज़्यादा अगर पूर्णिमा दिख जाए तो उसको ब्लू मून ईयर। हाँ, एक मंथ से अधिक किसी और मंथ में, यानी कि 2 महीने या 2 से अधिक महीने में किसी एक साल के अंतर्गत अगर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून या ब्लू मून ईयर कहते हैं। चलिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। उस पर अमेरिका का कौन सा यान गया है? अपोलो 11। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया? 2006। चेरॉन क्या है? पौना ग्रह है। हल्का नीला ग्रह कौन सा होता है? वरुण। किसके कारण? हरा भी होता है। मीथेन के। और नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी को। SO2 के कारण कौन सा ग्रह जो है पीला होता है? बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। शनि जो है काला होता है किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण। बुध का परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन। वरुण का परिक्रमण काल? 164.8 साल। चलिए आगे। तो ये तो हो गया ख़त्म, हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं। हैले जो है धूमकेतु है, वो कब दिखाई देगा? आगे 2062 में दिखाई देगा, 86 में दिखाई दिया था। धूमकेतु का जो पूछ होता है सूर्य के किधर होता है, सामने या विपरीत? विपरीत में होता है। शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के पास पाया जाता है। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया। अब आइएगा तीसरा नंबर चैप्टर पे आएंगे, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध।
बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, छाला हो गया जी। थोड़ा स्वर लगा दो। चलिए देखिएगा, तो पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध देखेंगे। तीसरा नंबर चैप्टर है, 2 चैप्टर इसका हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिएगा, कहता है प्रकाश चक्र यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। प्रकाश चक्र क्या है कि वैसे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। यानी कि प्रकाश चक्र वो है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटने का काम करता है, प्रकाश चक्र कहलाता है। पृथ्वी की गतियाँ क्या है, तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति। घूर्णन गति को ही हम दैनिक गति यानी कि डेली वाला गति कहते हैं, जबकि परिक्रमण को हम वार्षिक गति कहते हैं, यानी कि पूरे 1 साल में होने वाला गति। तो देखेंगे घूर्णन यानी कि रोटेशन क्या कहता है कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। ये बात ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरा घूमती है। तब तक बताइए कि वैसा कौन सा 2 ग्रह है जो पूरब से पश्चिम घूमता है? शुक्र और अरुण। वरुण की अरुण, अरुण, शुक्र और अरुण जो है वो पूरब से पश्चिम घूमता है। चलिए, तो क्या कह रहा था कि घूर्णन गति की पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होता है। दिन और रात के लिए जिम्मेदार कौन है? घूर्णन गति जिम्मेदार है। अतः इस गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। दिन रात किसके कारण होगा? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। प्रश्न पूछा जाता है तो आप भी याद रखेंगे। अगला है हमारा परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। परिक्रमण को ही हम वार्षिक गति कहते हैं। ये क्या कहता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर जो एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करता है, उसे ही हम परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे का, और यही गति कहलाता है परिक्रमण गति। टेबल में देखेंगे क्या लिखा है। कहता है कि नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस यह है कि एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को, नक्षत्र के उत्तरोत्तर जब अगर जाएगा 2 बार गुजरेगा तो उसके बीच की अवधि को हम नक्षत्र दिवस कहते हैं, जो कि 23 घंटा या और 56 मिनट की अवधि का होता है। नक्षत्र दिवस कितने देर का रहेगा? 23 घंटा 56 मिनट, यानी कि लगभग 24 मिनट का। एक होता है सौर दिवस यानी कि सोलर डे। सोलर डे क्या है कि जब सूर्य को गतिहीन मानकर, सूर्य को गतिहीन मतलब सूर्य गति नहीं कर रहा हो, सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। यानी कि सूर्य माना जाए कि वह स्थिर है, पृथ्वी द्वारा जो भी उसका परिक्रमण किया जाता है, तब जो सौर दिवस ज्ञात होता है वही क्या कहलाएगा? सौर दिवस यानी कि सोलर डे कहलाएगा। और सोलर डे जो है वो 24 घंटे की होती है। कितना होता है? सोलर डे 24 घंटे का होता है, जबकि नक्षत्र दिवस जो है 23 घंटा 56 मिनट का होता है। नोट क्या कहता है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड या 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड चक्कर लगाता है अपने परिक्रमा पथ पर। तो ये पथ याद रखिएगा, और यहाँ पर 2-3 गो टाइम आया है, वो टाइम सब याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा? एक नक्षत्र दिवस, दूसरा आपका सौर दिवस, और तीसरा आपका जो है परिक्रमा पथ पर जो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से जो है उसको उतना याद रखेंगे। अब आता है हमारा उपसौर। उपसौर और अपसौर 2 घटना होता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। उपसौर जिसे हम पेरिहेलियन कहते हैं, पेरिहेलियन क्या कहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है, ये हम सबको पता है, जिसके एक कोकस पर सूर्य होता है, यानी कि एक कोने पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है,
जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट आ जाए उसको हम उपसौर कहते हैं, और उपसौर हमेशा 3 जनवरी को बनता है। ये टाइम भी याद रखिएगा, यानी कि डेट याद रखेंगे, और उपसौर की क्रिया में पृथ्वी कहाँ जाता है वो भी याद रखना है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के पास में चला जाता है, यानी कि उपसौर होता है, और वो 3 जनवरी को होता है। यानी होता यूँ है उपसौर के समय कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी रह जाता है वो मात्र 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। उपसौर हम कब मनाते हैं, यानी कि कब कहते हैं, 3 जनवरी को कहते हैं, और कब होता है तो पृथ्वी सूर्य के जब पास आ जाए तब होता है। उसी प्रकार से एक होता है अपसौर, एपीहेलियन। एपीहेलियन क्या कहता है कि पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक दूर चला जाए, यानी कि सबसे दूर चला जाए, ऐसी स्थिति को हम अपसौर कहते हैं, और ये हमेशा 4 जुलाई को होता है, यानी कि 6 महीने का अंतर के रूप में। और इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। यानी कि न्यूनतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच का 14.70 और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। ऐसा ही एक होता है एपसाइड रेखा। एपसाइड रेखा क्या है, तो उपसौरिक और अपसौरिक को, यानी कि उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरता है, वैसी रेखा को हम एपसाइड रेखा के नाम से जानते हैं। यानी ध्यान रखना क्या है कि 3 जनवरी और 4 जुलाई के बीच में होने वाली घटनाएं, जिसे हम उपसौर और अपसौर के रूप में जानते हैं, इसके बीच में जो सूर्य के केंद्र से एक रेखा गुजरती है वो रेखा काल्पनिक होती है, मगर उस काल्पनिक रेखा को हम एपसाइड रेखा के नाम से जानते हैं। आइए अब आगे कहता है अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। अक्षांश क्या होता है, कहता है कि विषुवत वृत्त से, ध्यान देंगे यहाँ पर, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यहाँ पर विषुवत वृत्त का कहने का मतलब है कि पृथ्वी हमारा लगभग गोल है, उस गोल से जो बीचों बीच की जो रास्ता, यानी कि बीचों बीच जो एक रेखा निकलती है, वहाँ से उत्तर और दक्षिण की जो दिशा होती है, वहाँ पर किसी एक कोने का जो स्थान होता है वह दूरी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। कौन सा, तो अक्षांश के रूप में जो बन रहा है यह पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त के दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अंश से के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है, विषुवत वृत्त जो है कितना डिग्री होता है, तो 0 डिग्री होता है। और विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने वाले 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। ध्यान देना है कि किसी भी अक्षांश का जो स्थान है उस स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। और विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पुनः एक बार समझेंगे, यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं। पहला क्या कि विषुवत वृत्त जो होता है 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच निकलने वाली काल्पनिक रेखा। जो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर जब बढ़ता है अक्षांशीय रेखा, तो प्रत्येक 1 डिग्री के कोण पर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, या चाहे वो उत्तर की ओर बढ़ें या फिर हम दक्षिण की ओर बढ़ें, प्रत्येक 1 डिग्री पर जाकर के आखिरी में वो एक पोल पर चला जाता है। यानी कि वो विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर 90 डिग्री और विषुवत वृत्त से दक्षिण की ओर 90 डिग्री होता है। यानी कि टोटल हम कह सकते हैं अक्षांश की जो रेखा है वो 180 डिग्री तक होता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, और विषुवत वृत्त के उत्तर वाली जो 90 डिग्री होगा उसे हम उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश कहते हैं। जबकि विषुवत वृत्त से नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण दिशा की जो कहलाएगी वह दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखेंगे। यहाँ पर बॉक्स में देखिए लिखा है 1 अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, वो आप सबको पता है। अगला आता है अक्षांश समांतर। ये क्या होता है, अक्षांश समांतर कहता है कि काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह
जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। क्या कह रहा है कि एक ऐसा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के चारों ओर है और पूरब से पश्चिम, ध्यान देंगे कहाँ पर जा रहा है, पूरब से पश्चिम, जबकि हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है, जबकि अक्षांश के अंतर्गत ये रेखा जो निकल रही है वह पूरब से पश्चिम निकल रहा है। तो कहता है कि पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, वही रेखा अक्षांश रेखा कहलाता है। यानी कि माना जाए बीचों बीच से पृथ्वी को बांटा जाए और उसके समानांतर ही, यानी कि जिस तरह से हम काटे हैं उसी तरह से उसको काटते जाएं तो एक एक करके वो जो कटता जाएगा वो रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा के रूप में जाना जाता है। यानी भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त बोले, विषुवत रेखा बोले या भूमध्य रेखा बोले, ये सभी जो है 0 डिग्री को डिनोट करता है। तो 0 डिग्री से निकलने वाली जो रेखाएं होती है एक दूसरे को पूरब से पश्चिम की ओर काटता है, वह रेखा अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। यानी कि विषुवत रेखा पर स्थित सभी स्थान जो होता है वह 0 डिग्री पर होता है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा आ रहा है वह है कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बात कर रहा है 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी जो है वो 111 किलोमीटर है, जबकि डिग्री के अंतर्गत जो अक्षांश वृत्त जा रहा था वह 1 डिग्री के अंतराल पर था। तो डिग्री में बोले तो 1 डिग्री और अक्षांश में बोले रेखाओं की दूरी तो 111 किलोमीटर होता है। बात समझ में आ रही है। नोट में कहता है कि यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतर की कुल संख्या 179 होता है। कहना क्या चाह रहा है ये कह रहा है कि जो विषुवत वृत्त खुद एक है, उसके ऊपर 89 और उसके नीचे 89, यानी कि एक जो है वो कॉमन दोनों तरफ के लिए है, बाकी उत्तर 89 और नीचे 89 दोनों मिलाकर के जो टोटल जो होता है अक्षांश समांतर की कुल संख्या वो 179 होता है। वही विषुवत वृत्त को भी शामिल कर लिया जाता है तब 180 होता है। तो ये पॉइंट को जरा ध्यान में रखिएगा कि विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतर की कुल संख्या 179 होगी, और जब ओवरऑल बोल देगा तो 180। तो ऑप्शन भी देख लिया करेंगे और क्वेश्चन को भी समझ लिया करेंगे, ऐसा प्रश्न रहेगा तो। कहता है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, इंपॉर्टेंट है, उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, और निचली 10 जो 23.5 डिग्री होता है यानी कि दक्षिण वाला उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ कहता है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में जब 66.5 डिग्री अक्षांश पर जाते हैं तो आर्कटिक वृत्त बनता है। उत्तर वाला जो होता है वो आर्कटिक वृत्त होता है, जबकि दक्षिण का 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त होता है। तो यह भी दोनों पॉइंट आर्कटिक और अंटार्कटिक किसको कहते हैं ये ध्यान में रखेंगे। उत्तर की ओर आर्कटिक और उत्तर की ओर कर्क रेखा, जबकि दक्षिण की ओर अंटार्कटिक और दक्षिण की ओर मकर रेखा होता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे आगे क्या कहता है यहाँ पर। हाँ, ये जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर जो स्थित कुछ देश का नाम है, इसको याद रखिएगा। मैप वगैरह के माध्यम से थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा, बाकी जैसे याद रहता है वैसे याद रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं जो भी हो।
कहता है कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा देश है? तो ताइवान, कर्क रेखा मतलब उत्तर का, है ना, उत्तर का, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर जो 23.5 डिग्री तक की अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं। तो कहता है कि ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको, ये सभी के सभी जो है किस रेखा पर है? तो कर्क रेखा पर स्थित है। ये सभी आप मैप में अगर बेहतरीन देखेंगे एक सीक्वेंस में कर्क रेखा गुजरता हुआ, उसमें से जब आप गौर से 2-3 बार वो मैप को देखिएगा तो बेहतरीन ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये शुरू जो किया है ये ताइवान से उठाया है इसमें बुक में। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको, यानी कि हमारे मैप के अनुसार ये पश्चिम से पूरब की ओर लेके गया है, सॉरी पूरब से पश्चिम की ओर लेके गया है मैप के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कर्क रेखा में नाइजर है मगर नाइजीरिया नहीं है, और ये वाला प्रश्न ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, ऑप्शन जब देगा तो यहाँ पर पूछेगा कर्क रेखा पर निम्न में से कौन सा देश है, और ऑप्शन में वो नाइजीरिया देता है। काहे कि नाइजर और नाइजीरिया जो है ना दोनों आस पास में ही एक दूसरे से बाउंड्री साझा करता है, मगर नाइजर से कर्क रेखा गुजरता है, नाइजीरिया से नहीं गुजरता है, इसलिए ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला आता है मकर रेखा। मकर रेखा से कौन कौन सा देश गुजरेगा? तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि नीचे के जो दक्षिण में जो है, दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है उसको मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा से गुजरने वाला में देखें तो चिली, यानी कि दक्षिण अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है उसका जो देश है चिली, चिली से गुजरेगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से सीधे अफ्रीका, अफ्रीका से सीधे बड़ा सा देश है ऑस्ट्रेलिया। ये 4 को आपको डायरेक्टली मैप पे दिखता है, बाकी छोटे छोटे जो देश है वो सभी आपको दिखेगा। कौन कौन सा? तो पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साथ में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, ये सभी। तो ये मकर रेखा पर गुजरता है। फिर आता है एक विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी कि बीचों बीच से जब गुजरता है 0 डिग्री तक। जरूरी नहीं है कि विषुवत रेखा ही देगा, जरूरी यह भी है कि 0 डिग्री दे देगा, 0 डिग्री दे देगा, जरूरी ये भी है कि भूमध्य रेखा लिखा हुआ देगा, तो वहाँ से भी ध्यान रख लेना है। और कहता है कि विषुवत रेखा से जब गुजरता है तो आप देखेंगे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, यानी जिसे हम कांगो गणराज्य कहते हैं। फिर उसके बाद एक होता है जो चेक रिपब्लिक होता है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, वो, फिर युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती। सबको मैप पर आप लोग एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा लाइन खींच करके, या फिर मैप होगा आसपास में तो मैप में बेहतरीन 2-4 बार दिन भर में नज़र दौड़ाते रहिएगा, बेहतरीन याद होगा। ठीक है, वैसे ना हो तो क्या करना है कि एक छोटा सा मैप आता है 1 रुपया वाला पेज पे, उसमें उसको अंडरलाइन करके पूरा बढ़िया से बना लीजिए 3 गो कलम चला के, एक विषुवत रेखा का बीचों बीच से, एक उत्तर का कर्क रेखा, नीचे का मकर रेखा, और उस पर सारा जो देश है उसको एक कोडवर्ड में लिख लीजिए, बेहतरीन नज़र में रहेगा तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, बाकी सब के रट्टा मारे वाला है, नहीं तो फिर मैप से समझे वाला है। हाँ, नहीं तो फिर कॉन्टिनेंट में रख करके याद रख सकते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बाकी ये सब तीनों याद कर लीजिएगा, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब आते हैं देशांतर पर। देशांतर क्या कहता है? अभी हम लोग अक्षांश जाने, अक्षांश के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि ये जो होता है 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण की ओर जाता है, मगर देशांतर जो होता है वो बदल जाता है। देशांतर देखेंगे क्या कहता है। कहता है ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहता है कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। मतलब जब हमारा पृथ्वी जो है वो गोल होता है तो उत्तर का ध्रुव और दक्षिण का ध्रुव को जब हम इस तरह से काटना शुरू करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर,
तब वह हमारा देशांतर के रूप में कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जबकि अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जा सकती है। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब उसको कह सकते हैं। क्या कह रहा है कि देशांतर जो है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। कहता है देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समानांतर नहीं होती। देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है लेकिन समानांतर नहीं होती, जिस तरह से अक्षांश रेखा का होता है, क्योंकि देशांतर जब जाता है तो वो थोड़ा सा राउंड होकर के आता है धनुषीय आकार में, जबकि अक्षांश जो जाता है वो पूरा तीर के आकार में सीधा सीधा निकलता है। तो यह भी ध्यान रख लेंगे कि देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है, जबकि रेखा समानांतर नहीं होती है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक बिंदु पर मिल जाती है। क्या होता है, उत्तर का एक बिंदु और नीचे का एक बिंदु, दक्षिण का एक बिंदु, वहां से शुरू होता है, फैलते हुए फिर से नीचे सिकुड़ जाता है, फिर एक तरफ से सिकुड़ करके फैलते फैलते फिर से नीचे आके सिकुड़ जाता है। यानी कि ये सब के सब एक दूसरे पर समान आकर के मिलता है। कहता है कि ध्रुवों में से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के जो है बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी जो है अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। और उसके बाद फिर जब जैसे जैसे नीचे जाता है तो फिर से वो घटना शुरू हो जाता है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए, और अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। यानी कि कहाँ से, ग्रीनविच के समय से जो निकल रहा है उसे हम 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और इससे हम 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। और इस प्रकार प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखा जो होती है 180 डिग्री, वो पश्चिम देशांतर, ये ध्यान रखना डायरेक्शन, बाईं ओर पश्चिमी देशांतर, दाईं ओर पूर्वी देशांतर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा प्रश्न हमें कथन कारण में ज़्यादा दिखाई देता है, तो कथन कारण के हिसाब से ये सारे पॉइंट को याद रखेंगे। क्या कहा कि जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर के रूप में दाहिना ओर, पश्चिमी देशांतर के रूप में बायां ओर, और ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। यानी कि बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी ओर जो है दाहिना ओर जो है पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और दोनों के बीच में 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि देशांतरों की जो कुल संख्या है, यानी कि रेखाएं हैं, यानी कोण जो है वो 360 डिग्री का होता है। और वही कह रहा है कि गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए कितना, 4 मिनट का समय लगता है। और यहीं से आपका कुछ कभी कभी प्रश्न भी बनाने के लिए देता है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, इसके बीच में जाने में कितना समय लगेगा, ऐसा वैसा। तो ये सब इसी पर डिफाइंड होता है। 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट, अगर 15 देशांतर का देगा तो कितना मिनट, जल्दी से बताइए तो। 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो ऐसा ही, हाँ, ऐसा ही प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। कभी कभी यही पूछ देता है कि 1 घंटा में कितना देशांतर, तो केवट देशांतर 15 देशांतर। हाँ, 1 घंटा में 15 देशांतर। तो ये लॉजिकली याद रखिएगा कि एक देशांतर में 4 मिनट होता है, तो कितने घंटा पूछे उसमें से हम 4 का गुना कर लेंगे। कहता है देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। किसी भी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो देशांतर का प्रयोग करते हैं। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। क्या कहलाएगा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। गोरे, गोरे क्या है, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होता है। शून्य अक्ष अक्षांश एवं शून्य अक्ष देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। ये आपका डायरेक्ट एक नंबर है, इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे।
जो 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री देशांतर यानी कि विषुवत वृत्त पर, और उधर से जो आता हुआ रहता है एकदम सीधे सीधे पूरब से पश्चिम वाला, ये सभी जो है कहाँ पर, अटलांटिक सागर में मिलता है, एक दूसरे को काट देता है अटलांटिक सागर में। बताइए तो कौन सा सागर है जो एस आकार के होता है? अटलांटिक होता है, हाँ, तो वही एस आकार का जो सागर है वही अटलांटिक है, और यहीं पर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों गुजरता है यानी कि काटता है। नोट कहता है कि मानचित्र एवं ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। मानचित्र और ग्लोब पर जो रेखा एक दूसरे से कटता है, प्रतिच्छेद करता है, उसको हम भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। मानचित्र और ग्लोब आया तो जल्दी से बताइए तो कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? बैहम। और मानचित्र कौन बनाया था? अनेकजी मेंडल। हाँ, ये अनेकजी मेंडल है, ये ना कि उधर मिला दीजिएगा उसको, क्या नाम है आनुवंशिकता वाला, कौन था जी? चार्ल्स, हाँ, जॉर्ज मेंडल, उसमें नहीं मिला दीजिएगा। ऐसे इसका विश्व मानचित्र वाला का मेंडर नाम है, पर उच्चारण मेंडल ही होता है, ठीक है, हम लोग उच्चारण में मेंडल ही बोल बैठते हैं, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अनेकजी मेंडल या मेंडर जो है वो हमारा विश्व मानचित्र बनाएगा, और उधर जो मेंडल है वो हमारा आनुवंशिकता से संबंधित है, मटर के पौधा पे। चलिए, ये हो गया। अब कहता है संक्रांति। संक्रांति क्या है? तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं, ठीक है। सूर्य का जो उत्तर और दक्षिण की जो सीमा होता है वो संक्रांति कहलाता है। सबसे पहला आता है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति क्या होता है? जिसे कैंसर कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबत होती है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। कब? 21 जून को। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 21 जून को कर्क रेखा जो होता है कर्क रेखा पर होता है, इसलिए इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और इस दिन क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध का क्या? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है वो होता है 21 जून को। और यहाँ से दो तरह से प्रश्न बनाएगा, एगो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, एगो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। और यहीं में कभी कभी घुमा देता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। कहता क्या है नोट में कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि का देश किसी को कहा जाता है? मध्यरात्रि का देश नॉर्वे, हाँ, मध्य या अर्धरात्रि नॉर्वे। तो कहता है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। दूसरा है मकर संक्रांति यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न क्या कहता है कि 22 दिसंबर को, ध्यान देंगे, 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर चला जाएगा, इसी कारण मकर संक्रांति होती है। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। किधर? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, और वो कहलाता है मकर संक्रांति। अब हमें याद क्या रखना है? जब अगर प्रश्न हमसे पूछे कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तब 21 जून, वही बोल देगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तो कौन सा? जल्दी से बताइए। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, हाँ, एक दूसरा का विपरीत हो जाएगा डेट में, ठीक है। 21 जून को अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, और 22 दिसंबर को अगर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है तो 21 जून को, सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध का अगर 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन है तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी होगा। मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं? 15 जनवरी, 14 या 15 जनवरी को। 14 जनवरी को मेनली होता है। अब हाँ, 14 को होता है वही चूड़ा खाए वाला ही ना, हाँ, वही वाला। अभी एक आध साल तो लगता है 15 को हो गया था, मतलब नक्षत्र के हिसाब से जो चलता रहता है उस, हाँ, तो शायद 2-3 साल पहले ही हुआ था 15 को, जो भी है। तो ये मकर संक्रांति। अब आइए आगे है इक्विनॉक्स यानी कि विषुव। विषुव क्या कहता है? विषुव कहता है कि यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र, मतलब हमेशा, दिन और रात बराबर होता है, उसको हम विषुव कहते हैं। यानी कि जहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं
वो विषुवत रेखा पर एकदम सीधे सीधे पड़ता है, काहे कि वो बीच में सूर्य है, है विषुवत रेखा भी सूर्य में ही है, एकदम सीधा सीधा जो पड़ता रहता है वो इक्विनॉक्स यानी कि विषुव कहलाता है। और यहाँ पर क्या होता है, हमेशा दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, याद रख लीजिएगा। और इसे क्रमशः शरद विषुव एवं बसंत विषुव कहते हैं। शरद विषुव कहेंगे 23 सितंबर को, जबकि बसंत विषुव कहेंगे 21 मार्च को। तो देखिएगा डेट अलग अलग आ रहा है, 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च। तो ये अलग अलग डेट है, अलग अलग समय है और अलग अलग घटना। 21 जून कर्क रेखा के अंतर्गत कर्क संक्रांति कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। 22 दिसंबर कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन यानी कि मकर संक्रांति। 23 सितंबर शरद विषुव कहलाता है। 21 मार्च बसंत विषुव कहलाता है और इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। सब 6 महीने का डिफरेंस है और कुछ नहीं। आगे बढ़े, कहता है 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यहाँ दिन बड़े एवं रात छोटी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर क्या है, उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य का 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है प्रकाश, अतः यहाँ जो दिन और रात है वो छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश जब दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो 12 घंटा या उससे अधिक का समय प्राप्त होता है। और जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती है और दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने दिन होता है, यानी कि 6 महीना उत्तरी गोलार्ध पर, 6 महीना दक्षिणी गोलार्ध पर। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने का जो है 6 महीने एक तक दिन और 6 महीने तक रात्रि होता है। घटना खाली याद रखिएगा, 21 मार्च से 23 सितंबर और उत्तरी गोलार्ध में, और 23 सितंबर से 21 मार्च दक्षिणी गोलार्ध में। नोट क्या कहता है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। और कक्ष तल पर 66.5 डिग्री। चलिए ठीक है, जरा और 2-4 गो हो जाए। 1 डिग्री देशांतर का मान कितना डिग्री? 4 मिनट। वो तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को लगता है 4 मिनट। हम पूछे कितना डिग्री, मान बताना। 90 डिग्री। 90 डिग्री। 180 ने 180 ने टोटल 360। देशांतर पूछ रहे हैं, 90 उस पे होता है, अक्षांश पे। कर्क रेखा किसको कहेंगे, किस साइड, उत्तर या दक्षिण? उत्तर वाला 23.5 डिग्री। उत्तर का 23.5 डिग्री से ऊपर का। हाँ, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब है? छोटा दिन 22 दिसंबर को। 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून और सबसे बड़ा 22 दिसंबर। सबसे बड़ा 22 दिसंबर। गोरे क्या था, गोरे? तो देशांतर रेखाओं के बीच दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। चलिए, भारत से कौन सा रेखा गुजरता है, कर्क, मकर या विषुवत? कर्क रेखा। जो विषुवत वृत्त से लेकर के अक्षांश समांतर की कुल संख्या कितना है? 90। कुल बताना है। जो अक्षांश रेखा है वो कुल कितना है? 179। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कितना कितना है? 89 करके। 89। हाँ, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ेगा? 21 जून को। पृथ्वी पर जो दिन रात होता है वो किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। और साल परिवर्तन?
परिक्रमण या वार्षिक गति, ठीक है। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी। और उपसौर में क्या होता है? दूर या पास? सूर्य के निकट होता है। पृथ्वी सूर्य के निकट होगा उपसौर। सर इससे एक क्वेश्चन पूछना है, दो सर दो। बोलिए। सर पहला तो ये है कि 3 जनवरी और 4 जुलाई ये डेट याद रहता है एकदम एग्जैक्टली, और इसका वो कम या नजदीक या दूर का ये भी याद रहता है, बस ये उपसौर और अपसौर कहते में थोड़ा किसको confusion उपसौर है, हो जाता कहते किसको अपसौर है, यही ना? हाँ, और दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि जनवरी में तो सूर्य को दूर होना चाहिए ना, क्योंकि ठंडा का टाइम रहता है, तो उस टाइम पे दिया है कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक रहती है, और जुलाई में तो गर्मी रहता है, जून जुलाई में, तो उस टाइम नजदीक रहना चाहिए, तो अभी इसमें दिया है कि दूर रहता है। ठंडा गर्मी से इसको मतलब नहीं है, उसके परिक्रमण काल से मतलब, ठीक है। इसका उससे मतलब नहीं है कि वो ठंडा है या गर्मी है। परिक्रमण काल से मतलब होता है वो परिक्रमा अपना दीर्घवृत्तीय करता है। गोलाकार रहता तब दूसरा बात था, दीर्घवृत्तीय मतलब अंडा देखे ना, जस्ट लाइक अंडा, अंडा का सेंटर देखिएगा और अगला जो नोकीला देखिएगा, वो उस आकार में सौरमंडल के जो सभी ग्रह जो है वो चक्कर लगाता है, इसलिए ऐसा होता है। बाकी रह गया आपका उपसौर और अपसौर में कन्फ्यूजन का। तो उपसौर में देखे तो आगे जो लिखा हुआ है वो केकरो नियन लगता है, शकल मिलाइए तो। 3 की तरह। ऊ जो है उस ऊ का शकल 3 के जैसे समान है, हाँ सर। तो काम हो गया। उपसौर छट गया तो अपसौर अपने छट जाएगा। अगर 2 आदमी है, एगो के निकाल दीजिएगा तो एगो अपने आप बच न जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो उपसौर में से 3 निकाल दीजिए, ओकर शकल मिला दीजिए 3 जनवरी से, काम खत्म। 3 पहले आता है, यानी कि 3 पहले आएगा तो उपसौर में पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक रहेगा, पास रहेगा। 4 जुलाई, जुलाई बाद में आता है, यानी कि सूर्य से दूर रहेगा। उससे उपसौर अपसौर याद रहेगा आपको। क्लियर? जी सर, थैंक यू सर। चलिए, और कुछ बाकी है इतना दूर में? और किनको कोई कन्फ्यूजन इधर में? चलिए अब आइएगा सूर्य ग्रहण पर। आइए सबके ग्रहण लगवाते हैं। देखेंगे सूर्य ग्रहण क्या कहता है कि जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंदा मामा आ जाए। पहला तो कि आपको यही याद रखना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती, और इस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा भाग छिप जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के लिए जिम्मेदार कौन है? चंदा मामा। तो मामा को याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में मामा आएगा तो हो जाएगा हमारा सूर्य ग्रहण। और ये कब है? तो आपका आधा दिखेगा तो आंशिक, पूरा दिखेगा तो मतलब पूरा ढक जाएगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण। और कहता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। इस सब में आप लोग एक्सपर्ट हैं, ये सब याद करावे के और याद करे की जरूरत नहीं है, ये सब शब्द खूब याद रहता है सबके। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या को, और इसको कहते हैं न्यू मून। अमावस्या को न्यू मून डे कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स। ये कहता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, इस बार पृथ्वी दुश्मन बन जाता है। पहला बार में सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बनता है और दूसरा बार में पृथ्वी बन जाएगा। पृथ्वी क्या करेगा? कहा कि चंद्र ग्रहण है, यानी कि चंद्रमा जो है वो किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से। तो पृथ्वी इस बार कहता है कि अच्छा तो जखनी हमरा ढकनी है ना, अभी हम ढक दो, तो ये बीचवा में आ जाएगा तो चंद्रमा अंधेरा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो कहता है कि तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? फुल मून के समय होता है। न्यू मून और फुल मून, ये अंतर याद रखिएगा। न्यू मतलब नया मून, नया मून अमावस्या का दिन, अमावस्या का दिन यानी कि सूर्य ग्रहण। फुल मून मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब चंद्र ग्रहण। कहता है प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ पर 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है। यहाँ पर देखिएगा कथन वाला प्रश्न है, क्या क्या?
पहला तो कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। दूसरा कि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में कितने डिग्री का अंतर है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा पथ मतलब वो जब एक दूसरे के चारों ओर जब घूम रहा होता है तब कितने डिग्री का अंतर हो जाता है, तो 5 डिग्री का अंतर है। और यही 5 डिग्री अंतर हो जाता है तो एगो नीचे से एगो ऊपर से निकल जाता है, कहता है बाय बाय टाटा, निकल जाता है ऊपर ऊपर, नहीं मिलता, ठीक ना। मगर कहता है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से अगर चंद्रमा गुजरता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है, तो ये भी समान है। तो ये आपका सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण था, सबको बढ़िया से बेहतरीन पता है, याद करे वाला कुछ हो नहीं है, जिनका नहीं याद हो तो याद कर लिया। समय का निर्धारण, ये क्या कहता है कि एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, अभी हम लोग पढ़ चुके थे। कहता है चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यह भी हमको पता है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता है। ये आपको याद रखना होगा। कहाँ से, तो ग्रीनविच से अगर पूरब की ओर जाएंगे तब 4 मिनट का बढ़ोतरी होगी, पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट का घटाव होगा, यानी कि घटेगा। नोट क्या कहता है, वाशिंगटन डीसी से 22 अक्टूबर 1884, वाशिंगटन डीसी कहाँ है, ब्रिटेन में कि अमेरिका में, अमेरिका में, हाँ। तो कहता है वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला, ध्यान रखेंगे, रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतर की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी के आधार पर मानकर किया जाता है, तो समय का निर्धारण जो है इसी के आधार पर होता है। आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये क्या है, 180 डिग्री देशांतर को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देशांतर याद रखिएगा, देशांतर ऊपर से नीचे यानी कि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम यानी कि एक मिनट उत्तर से दक्षिण, अंतर देशांतर है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा, उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तरी ध्रुव से चलेगा तो नीचे विषुवत पर आते आते कुछ दूर तक दूरी बढ़ेगा, फिर दक्षिण जाते जाते फिर उस एक दूसरे का दूरी घटेगा और एक बिंदु पे जाके मिल जाएगा। तो 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि इस रेखा के को दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। कितना, जो देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर जो है तिथि में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच देशांतर और 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। यानी कि पूरब के जितने भी कंट्री होंगे ग्रीनविच से, वो सबका समय जो है लगभग 12 घंटा के हिसाब से आगे रहेगा। वही कहता है कि यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होते हैं। इस प्रकार 0 डिग्री से, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन और रात का अंतर होता है। 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम की ओर आप आगे जाइएगा तो आपको अंतर दिखाई देगा, कितना, कि एक दिन रात का। उदाहरण के लिए कहता है कि यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को है तो दोपहर को 12 बजे हो, तो ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाइएगा तो 25 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 2 अलग अलग तिथियां पाई जाती है और जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया, पूरब की ओर जाएंगे तो दोहराएगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। इस प्रकार
याद किया जा सकता है। ट्रैवल टू ईस्ट, ऑन डू मोर टू ईस्ट, ट्रैवल टू वेस्ट, ऑन डू लेस। जिनका जैसे याद रहता है याद रखिए, कुछ नहीं, एक लाइन में याद रखिएगा। पूरब से पश्चिम जाएंगे, पूरब की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन कम जाएगा। जैसे सर अमेरिका में एक दिन कम चलता है वैसे। यही वाला। चलिए, अब है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। काहे नहीं करेगा? काहे कि बीच बीच में कोई कोई देश का सीमा आ जाता है और इसके कारण उसको थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया। देखिए कौन कौन सा ऐसा है। कहता है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूरब की ओर मोड़ी गई है। तो ये लाइन याद रखिएगा। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री अक्षांश जो है उत्तरी अक्षांश को क्या कर दिया गया है? मोड़ दिया गया है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है और फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूरब दिशा की ओर मोड़ी गई है। कथनात्मक प्रश्न है और तथ्यात्मक भी है, जरा ध्यान से रखिएगा। कहा क्या रहा है कि बोरिंग या बेरिंग सागर जो होता है, बेरिंग सागर में ग्रीनविच जो लाइन है उसको क्या कहा गया है कि पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर, और वही फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भाग को एक साथ रखने के लिए यह रेखा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूरब दिशा की ओर मोड़ी गई है। यानी कि बेरिंग सागर में पश्चिम, न्यूजीलैंड, फिजी ये सभी के लिए दक्षिण से पूरब की ओर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरता है। चारों नाम याद रखिएगा, आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर को याद रखेंगे। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। यह भी याद रख लेंगे। 1884 में 180वां अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित हुआ। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य रात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। नोट कहता है कि बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। बेरिंग जलसंधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 डिग्री के समानांतर स्थित होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किन्हीं को? नहीं ना? चलिए ये वाला इधर इतना ख़त्म कर लेते हैं। इसी में देखिएगा, कहता है कि समय जोन व मानक समय, यहाँ से जो है आपको कुछ कुछ देशों का अंतर दिखाई देगा। कहता है विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। ये पहला आप याद रखेंगे। इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम एवं मानक समय से 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया, यानी कि ग्रीनविच टाइम और मानक समय से 1 घंटा के अंतराल पर विभाजित किया गया। अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। 24 जोन है कि 24 जोन जो है प्रत्येक जोन में 15 डिग्री होता है, यानी कि 15-15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेजियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ग्रीनविच यामोत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर जो है ग्रीनलैंड एवं नॉर्वेजियन जो सागर होता है, नॉर्वेजियन सागर, उसके साथ साथ ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है, यानी कि प्रत्येक देश का जो है आधा घंटा के गुणक होता है। गुणक मतलब मल्टीपल, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, ऐसा करके। मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है के समय को मानक समय रेखा माना गया है, और यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा
आगे है। लगभग सबको याद होगा। भारत का जो ग्रीनविच जो है यानी कि पूर्वी देशांतर जो है वो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर पर वर्तमान का प्रयागराज है। और कहीं कहीं पर आपको नैनी मिलेगा तो वो सभी एक साथ जो कि 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत जो है ग्रीनविच टाइम से कितना 5.5 घंटा आगे है, यह भी आपको याद होगा। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहा होता है तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहा होता है। अगर 12 बजे दोपहर होगा तो हमने ये कितना होगा, सुबह अभी शाम होता रहेगा, 5:30 बज रहा होगा। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक से लिया जाता है। मानक समय कितना से, तो 7.5 डिग्री गुणक से लिया जाता है। कहता है कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन, अमेरिका में कितना है, 9 है, रूस में 11 और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय की व्यवस्था की गई है। तो ये सभी अलग अलग देशों का उसके मान के लिए अनुसार और भौगोलिक क्षेत्र में कोई डिस्टर्बेंस ना हो टाइम वगैरह में, इसलिए ऐसा किया गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जल्दी से यहाँ तक बताइए तो कुछ कुछ। फ्रांस में 12, हाँ फ्रांस में 12 है। बाकी आगे वाला क्लास कल करेंगे, ऐसे 10 मिनट लगता खत्म हो तो छोड़िए, कल करेंगे आगे। हाँ बताइएगा तब तक कि जो अलास्का और साइबेरिया के बीच में जो ग्रीनविच को मोड़ा गया वो कितना डिग्री मोड़ा गया है? 75 डिग्री मोड़ा गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री देशांतर कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180। क्या है जी, कोप भवन में चल जाते का पढ़ाते रहते लेकिन। चलिए आगे बताएंगे कि भारत जो है वो कितना डिग्री आगे है? 82.5 डिग्री, 5.5 घंटा। ग्रीनविच जो है कहाँ स्थित है, किस देश में? और इसका निर्धारण के लिए बैठक कहाँ हुआ था, सम्मेलन? वाशिंगटन डीसी में हुआ था 1884 में। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा या अमावस्या? पूर्णिमा में लगता है। सूर्य ग्रहण कैसे होगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा अमावस्या के दिन। चंद्रमा जो है वो आ जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में। चंद्र ग्रहण में कौन आएगा? पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य। पृथ्वी आ जाएगा चंद्रमा और सूर्य के बीच में। चलिए तो ये हो गया कंप्लीट, बाकी के कल का आगे करेंगे। आज इसको यहीं पर रख देते हैं, बायोलॉजी भी है ना। ओके तो फ्रेंड उम्मीद करेंगे आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे। आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ पढ़ा और सीखा भी होगा, जाना भी होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।